जैसे ही रिचर्ड का हाथ जेसिका की पैंट तक पहुंचा, उसके ठीक पीछे बंद दरवाजे को बाहर से अचानक लात मारकर खोल दिया गया। इससे पहले कि रिचर्ड कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसे हवा में उछाल दिया गया। फिर रिचर्ड जमीन पर जोर से गिरा। यह इतना दर्दनाक था कि उसकी आवाज मौके पर ही चली गई। जब मरीना ने जेसिका की हालत देखी तो उसकी आंखों में हत्या का इरादा और तेज हो गया। हालांकि मरीना ने जल्दी से अपना कोट उतारा और जेसिका को उसमें लपेट लिया। जेसिका मरीना की बाहों में समा गई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जेसिका के दांतों ने पहले ही उसके निचले होंठ को काट दिया था और खून उसके होंठों से बह रहा था। हालांकि जेसिका को यह महसूस ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी ताकत बढ़ाना जारी रखा। जेसिका, जल्दी करो और छोड़ो, मरीना ने चिंतित होकर फुसफुसाया। हालांकि जेसिका सुन ही नहीं रही थी। वह सिकुड़कर एक बॉल बन गई। मरीना की आंखों में कोई ध्यान नहीं था। जेसिका, यह मैं हूँ, मेरी तरफ देखो। मरीना ने तुरंत जेसिका के शरीर को सीधा किया। हालांकि जब जेसिका ने मरीना को देखा तो वह तुरंत डर से पीछे हट गई। नहीं, मुझे मत छुओ। जेसिका की आवाज डर से भरी थी। जेसिका, डरो मत, यह मैं हूँ, मैं मरीना हूँ। जब मरीना ने देखा कि जेसिका कितनी डरी हुई है तो वह चाहती थी कि वह रिचर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दे। मरीना। जब जेसिका ने मरीना का नाम सुना तो उसकी आंखें थोड़ी रुक गईं। हाँ, यह मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, मरीना ने जोर से जवाब दिया। जेसिका ने धीरे धीरे सिर उठाया और मरीना को देखा। उसकी आंखों ने धीरे धीरे ध्यान वापस पाया। ये पुष्टि करने के बाद कि उसके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में मरीना है, जेसिका अचानक और ज्यादा सहन नहीं कर पाई और मरीना की बाहों में गिर गई। फिर जेसिका ने मरीना को कसकर गले लगा लिया। मरीना, मरीना। जेसिका बार बार मरीना का नाम दोहराती रही, मानो इससे जेसिका को और हिम्मत मिलेगी। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मरीना ने हर बार जवाब दिया जब जेसिका ने उसका नाम पुकारा। ये तब तक नहीं रुका जब तक जेसिका थोड़ी शांत नहीं हो गई। जेसिका, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाना चाहती हूँ। जेसिका के रोने की आवाज थोड़ी नर्म होने के बाद मरीना ने जेसिका को खड़ा होने में मदद की। ठीक है, जेसिका ने धीमी आवाज में सिर हिलाया। हालांकि मरीना ने जेसिका को कमरे से बाहर निकालने के बाद वह अचानक रुक गई। वैसे तुम्हारा चश्मा और फोन अभी भी कमरे में हैं। यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी बाहर आती हूँ। मरीना ने अपनी आवाज को यथासंभव धीमा कर दिया। हालांकि जब उसने सुना कि मरीना अभी भी अंदर जा रही है तो जेसिका ने तुरंत मरीना की कलाई पकड़ ली। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी, मरीना मुस्कुराई और जेसिका को सांत्वना दी। फिर मरीना ने अपने बगल में साइमन की ओर देखा। मेरी मदद करो, जेसिका का ध्यान रखना। ये कहने के बाद मरीना ने जेसिका की उपेक्षा की और वापस मुड़कर फिर से कमरे में चली गई। जैसे ही वह कमरे में घुसी, मरीना ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। फिर ठंडी आंखों के एक जोड़े के साथ मरीना रिचर्ड की ओर बढ़ी, जो अभी भी दर्द में जमीन पर सिकुड़ा हुआ था। तुम और क्या चाहती हो? रिचर्ड को मरीना ने पहले ही 2 बार मारा था। अब मरीना को देखकर रिचर्ड केवल पीछे हटने की पूरी कोशिश कर सकता था। तुमने बिल्कुल भी सबक क्यों नहीं सीखा? मैंने पिछली बार तुमसे कहा था कि जेसिका वह नहीं है जिसे तुम धमकाने की हिम्मत कर सकते हो। मरीना ने जमीन पर लेटे रिचर्ड की ओर देखा, मानो मरीना किसी बेहद गंदी गोबर के कीड़े को देख रही हो। तुम कोई भी जल्दबाजी मत करना। अगर तुमने मुझे कुछ करने की हिम्मत की तो ग्रेसन परिवार निश्चित रूप से तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जेसिका को तो बिल्कुल भी नहीं। रिचर्ड ने जल्दी से चिल्लाया, ही ग्रेसन परिवार, तब मैं वास्तव में देखना चाहती हूँ कि ग्रेसन परिवार कितना सक्षम है। मरीना ने ताना मारा। अंत में मरीना ने अपना सिर घुमाया और कैबिनेट पर रखे एक प्राचीन फूलदान को देखा। मरीना ने उसे उठाया और कुछ देर तक उसके साथ खेला। फिर बैंग की आवाज के साथ मरीना ने उसे अपने बगल की कैबिनेट पर फेंक दिया। फूलदान तुरंत टूट गया। इस बीच मरीना ने उसका ऊपरी आधा हिस्सा पकड़ रखा था। हाँ, यह आकार ज्यादा अच्छा नहीं है। जब मैं बाद में ये करूंगी तो शायद थोड़ा दर्द होगा। दांत थोड़ा भींच लेना याद रखना। जेसिका डरपोक है और झटका सहन नहीं कर सकती है। मरीना ने अपने हाथ में आधा टूटे फूलदान की ओर देखा और ठंडे लहजे में निर्देश दिया। तुम क्या करना चाहती हो? रिचर्ड पूछने ही वाला था कि मरीना ने उसके बगल का एक तकिया पकड़ा और रिचर्ड के चेहरे पर रख दिया। फिर मरीना ने अपने हाथ में आधा टूटा हुआ फूलदान उठाया और रिचर्ड के निचले शरीर पर वार किया। आह! तुरंत एक चीख की आवाज आई, लेकिन वह रिचर्ड के चेहरे को ढकने वाले बोल्स्टर में समा गई। रिचर्ड के खूनी निचले शरीर को देखकर मरीना ने तुरंत अपने हाथ में आधा टूटा हुआ फूलदान फेंक दिया और रिचर्ड के चेहरे को ढकने वाले तकिए को पलट दिया। आजादी मिलने के बाद रिचर्ड तुरंत एक पके हुए झींगे की तरह सिकुड़ गया। रिचर्ड कांपते हाथों से अपने निचले शरीर को छूना चाहता था, लेकिन इतना दर्द हो रहा था कि वह सही दिशा भी नहीं खोज पाया। मरीना के काम खत्म करने के बाद उसने रिचर्ड की ओर एक बार भी नहीं देखा, बस वह चश्मा और फोन उठाया जो जेसिका ने जमीन पर गिरा दिया था। मरीना मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। जब से मरीना कमरे में घुसी थी, जेसिका चिंतित होकर बंद दरवाजे को घूर रही थी।
मरीना को बाहर आते देखकर जेसिका की आंखें तुरंत चमक उठी। जेसिका ने मरीना को सिर से पैर तक देखा, मानो ये पुष्टि करने के लिए कि वह घायल तो नहीं है। क्योंकि जेसिका ने अभी कमरे में शोर सुना था, वह अंदर जाकर जांच करना चाहती थी, लेकिन इस भयंकर दिखने वाले आदमी ने उसका रास्ता रोक दिया था। इस बीच साइमन भी मरीना को देख रहा था। उसने देखा कि मरीना को कोई नई चोट नहीं लगी है और उसके हाथ पर बंदी पट्टी भी नहीं खुली है। साइमन की आंखों में संतुष्टि का निशान झलक उठा। मरीना इस बार काफी आज्ञाकारी थी। चिंता मत करो, मैं घायल नहीं हूँ। मरीना ने जेसिका के विचारों को भांप लिया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। फिर मरीना ने जेसिका को अपने हाथ में रखी चीजें देखने का इशारा किया। देखो, मैंने तुम्हारा चश्मा और फोन वापस ले लिया है। तुम्हें इन चीजों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। जेसिका की आवाज बहुत देर तक रोने के कारण धीमी हो गई थी। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि यह फोन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है? मरीना ने अपने हाथ में रखे फोन की ओर देखा। मरीना को याद आया कि एक बार रिचर्ड ने निर्दयता से जेसिका के हाथ पर गाड़ी चलाई थी, लेकिन उसने फोन नहीं छोड़ा था क्योंकि जेसिका इस फोन की रक्षा करना चाहती थी। ये तुम्हारी सुरक्षा जितना जरूरी नहीं है। ऐसा दोबारा मत करना। जेसिका को उम्मीद नहीं थी कि मरीना को ये बात अभी भी याद होगी। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। ठीक है, मैं ठीक हूँ, है ना? मैं अब से तुम्हारी बात सुनूंगी। अब और मत रो। मेरे पास तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए और कपड़े नहीं हैं, मरीना ने जानबूझकर आरामदायक लहजे में कहा। मरीना, जेसिका ने भर्राई हुई आवाज में पुकारा। ठीक है, मैं अब और नहीं कहूंगी। चलो पहले इस जगह को छोड़ते हैं। मरीना ने जेसिका के हाथ में फोन थमा दिया। ठीक है, जेसिका ने सिर हिलाया। मरीना ने जेसिका को रॉड्रिगेज परिवार के पास वापस नहीं भेजा। इसके बजाय वह जेसिका को होटल में साइमन के कमरे में ले आई। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां थी? जेसिका ने स्नान किया और खुद को एक मोटे कंबल में लपेट लिया। उसे आखिरकार सुरक्षा की भावना महसूस हुई। क्या तुमने मुझे फोन नहीं किया था? मरीना ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। मैंने आपको फोन किया था। नहीं, जेसिका ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे तुम्हारा कॉल आया था और तुम्हारे तरफ का शोर सुनाई दिया, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने गई। आखिरकार मरीना में दुर्भाग्य का अनुमान लगाने की क्षमता तो नहीं थी। मुझे अब याद आया। जब रिचर्ड ने मुझे जमीन पर फेंका था तो मेरा फोन गलती से गिर गया था। फिर मैंने अपनी हथेली स्क्रीन पर रखी। शायद उस समय गलती से तुम्हारा नंबर डायल हो गया होगा। जेसिका ने इस कारण को याद करने की पूरी कोशिश की। तब तो तुम वाकई किस्मत वाली हो। तुमने मुझे फोन किया, किसी और को नहीं। मरीना को भी यह सुनकर लगा कि इस बार जेसिका भाग्यशाली रही। मैंने तुम्हारे फोन नंबर के लिए एक शॉर्टकट सेट किया हुआ है। जेसिका को उम्मीद नहीं थी कि उसकी अनजाने में की गई कार्रवाई उसे उसकी पीड़ा से बचाने का मुख्य कारण बन जाएगी। लेकिन तुम रिचर्ड के साथ होटल में क्यों थी? जेसिका पहले रिचर्ड से बहुत डरती थी। तार्किक रूप से उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये सोफिया है जिसने मुझे उसके लिए कुछ लेने जाने को कहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति रिचर्ड होगा और न ही मुझे यह उम्मीद थी कि यह मामला वास्तव में उन दोनों द्वारा आयोजित किया गया था। जेसिका ने मरीना से कुछ नहीं छिपाया। जब जेसिका ने रिचर्ड की पिछली बातों को सोचा तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। सोफिया। जब मरीना ने ये नाम सुना तो उसकी सुंदर आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में एक ठंडक की परत थी। सोफिया ने वास्तव में रुकने से मना कर दिया। पहले मरीना ने सोफिया को सबक नहीं सिखाया था क्योंकि उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था। अब ऐसा लगा कि सोफिया जीने से थक गई है। सोफिया ने वास्तव में बार बार मरीना की सीमा को चुनौती दी। रॉड्रिगेज परिवार में वापस मत जाना, मरीना ने दृढ़ता से कहा। जब जेसिका ने ये सुना तो वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मरीना ने जेसिका को फिर से बीच में टोक दिया। रॉड्रिगेज परिवार ने पहले ही तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। क्या तुम अभी भी रॉड्रिगेज परिवार में रहोगी? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं हर बार समय पर नहीं पहुंच सकती। जेसिका तुरंत चुप हो गई। ये सही था, जेसिका हमेशा इतनी भाग्यशाली नहीं होती थी। लेकिन रॉड्रिगेज परिवार छोड़ने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं और कहां जा सकती हूँ। जेसिका के चेहरे पर भ्रम भरा था। जेसिका 5 साल की उम्र में रॉड्रिगेज परिवार पहुंची थी। इन सभी वर्षों में मरीना के अलावा जेसिका ने कभी कोई दूसरा दोस्त नहीं बनाया था, क्योंकि हर बार जब कोई जेसिका के प्रति थोड़ी सी दया दिखाता था तो सोफिया जेसिका की पहचान और उसकी मां की पहचान का प्रचार करती थी। वे लोग पलट जाते थे और चले जाते थे। वे जेसिका का जोरदार मजाक भी उड़ाते थे। ऐसे कई मामलों के बाद जेसिका ने अब कोई दोस्त बनाने की उम्मीद छोड़ दी थी। रॉड्रिगेज परिवार के दीर्घकालिक उत्पीड़न के तहत जेसिका को गंभीर आपसी संचार बाधाओं से पीड़ित होने लगी। वास्तव में क्योंकि जेसिका दूसरों के साथ सामान्य रूप से बातचीत नहीं कर सकती थी, वह नौकरी भी नहीं ढूंढ पाई थी। जेसिका को नहीं पता था कि वह रॉड्रिगेज परिवार छोड़ने के बाद कहां जा सकती है या क्या कर सकती है। क्या तुम्हारे पास मैं नहीं हूँ? तुम अब से मेरे साथ रहोगी? जेसिका के चिंतित चेहरे को देखकर मरीना चाहकर भी आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई।
जेसिका को वास्तव में परिस्थिति का आकलन करना नहीं आता था। मरीना इतनी शक्तिशाली थी। जेसिका ने कभी मरीना पर भरोसा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा, लेकिन क्या ये परेशानी नहीं होगी? जेसिका थोड़ी लुभा गई थी, लेकिन वो बहुत डरी हुई भी थी। जेसिका के पास केवल मरीना ही दोस्त थी। अगर जेसिका ने हमेशा मरीना को परेशान किया और अंततः मरीना को यह महसूस हुआ कि वो उसके लिए सही नहीं है, तो जेसिका के पास वास्तव में इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं होगा। क्या परेशानी हो सकती है? तुम एक वयस्क हो गई हो और तुम मुझे या तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। क्या तुम अपना ख्याल भी नहीं रख सकती? मरीना ने अपनी भौहें उठाई। बेशक नहीं, जेसिका ने तुरंत इनकार कर दिया। तब ठीक है, तुम रात भर यहीं आराम कर सकती हो। मैं तुम्हें कल किसी से मिलवा दूंगी, मरीना ने धीरे से कहा। ठीक है। जेसिका ने हमेशा मरीना की बात मानी थी। अब जेसिका स्वाभाविक रूप से मरीना के प्रति और भी आज्ञाकारी थी। मरीना को चिंता थी कि जेसिका आज के झटके से अनिद्रा से पीड़ित हो सकती है। इसलिए मरीना ने आज रात जेसिका के साथ सोने की योजना बनाई। साइमन ने अकेले मास्टर बेडरूम में बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन मरीना वापस नहीं आई। साइमन ने खुद को मैसेज भेजने से रोक नहीं पाया। एक पल बाद मरीना ने जवाब दिया। हालांकि अंदर की सामग्री ने साइमन की काली आंखों को संकीर्ण कर दिया। वापस नहीं आ रही? तुम मेरे बिना कैसे सो सकती हो? साइमन ने हार नहीं मानी और एक और मैसेज भेजा। हालांकि ये संदेश समुद्र में डूबते पत्थर जैसा था और दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। साइमन निःशब्द था। साइमन को लगा कि उसने आज अपने लिए एक समस्या उठा ली है। साइमन ने अपने बगल के खाली बिस्तर की ओर देखा। अचानक साइमन को लगा कि यह बिस्तर हास्यास्पद रूप से बड़ा लग रहा है। उस रात साइमन बिल्कुल नहीं सोया। मरीना की तरफ की परिस्थिति साइमन के समान ही थी। अगली सुबह गैवन उन दोनों को नाश्ता देने आया। गैवन ने महसूस किया कि दोनों बड़े शॉट के चेहरे बिगड़ते जा रहे थे। क्या हो रहा था? क्या वे झगड़ गए थे? ऐसा नहीं होना चाहिए। साइमन के मरीना के प्रति विनम्र रवैये के आधार पर अगर वे झगड़ते भी हैं तो साइमन निश्चित रूप से पहले माफी मांगेगा। तो अब क्या हो रहा था? जैसे ही गैविन सोच रहा था, उसके बगल के अतिथि कमरे से एक पतली और कमजोर युवती बाहर आई। एक और युवती क्यों थी? क्या साइमन किसी और महिला को लुभाने की योजना बना रहा था? नहीं, ये तो बहुत रोमांचक है। क्या मरीना सहमत होगी? गैविन के आंतरिक विचार पहले से ही उथल पुथल में थे। जेसिका को नहीं पता था कि यह इसलिए था क्योंकि वह कल डर गई थी या इसलिए कि मरीना उसके साथ थी, लेकिन उसे खासतौर पर आराम महसूस हुआ। जब जेसिका आज सुबह उठी तो लगभग 10 बज चुके थे। जेसिका जल्दी से उठ गई। अप्रत्याशित रूप से दरवाजे से बाहर कदम रखते ही वह एक अजनबी से मिली। वो व्यक्ति उसे बिना पलक झपकाए घूर रहा था। जेसिका फिर से थोड़ा चिंतित और बेचैन महसूस करने लगी, यहाँ तक कि जेसिका के कान भी लाल हो गए। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मानते हो कि अगर तुम देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी? जेसिका के अस्वाभाविक चेहरे को देखकर मरीना ने अपनी आंखें सनकरी की और गैविन को घूरा। गैविन ने तुरंत अपनी नजर हटा ली। फिर गैविन ने प्रशंसा के साथ साइमन की ओर देखा। साइमन बहुत महान था। वो वास्तव में अपनी महिलाओं को इतने सामंजस्य में एक साथ रहने दे सकता था। अपनी गंदी सोच बंद करो, साइमन ने दृढ़ता से कहा। बस एक नजर में साइमन को पता चल गया कि गैविन क्या सोच रहा था। गैविन ने अपराधबोध से अपनी नाक रगड़ी और तुरंत साइमन के बगल में चला गया। गैविन ने अपनी आवाज धीमी की। मिस्टर हर्नांडेज, क्या मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि यह युवती आपकी नई गर्लफ्रेंड है? हम उसकी नई गर्लफ्रेंड? साइमन ने सोचा कि यह मरीना की नई गर्लफ्रेंड है। मरीना वास्तव में कल रात वापस नहीं आई थी। जब मरीना को साइमन की जरूरत होती थी तो वो विनम्र हो जाती थी। जब मरीना को साइमन की जरूरत नहीं होती थी तो वो उसकी परवाह भी नहीं करती थी। क्या निर्दयी युवती है। गैविन ने साइमन के उदास भावों को देखा और गैविन की आंखों में संदेह गहरा गया। क्या ये हो सकता है कि मामले का विकास वैसा नहीं था जैसा गैविन ने अनुमान लगाया था? जेसिका, आओ और पहले नाश्ता कर लो। नाश्ते के बाद मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी। मरीना ने गैविन की जिज्ञासु नजर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मरीना ने सीधे जेसिका को इशारा किया। जेसिका ने जल्दी से सिर नीचे किया और मरीना के बगल में बैठ गई। साइमन ने जेसिका की सीट की ओर देखा और उसकी आंखों में भाव और भी ठंडे हो गए। जब जेसिका आसपास नहीं होती थी तो मरीना हमेशा साइमन के बगल में बैठती थी, लेकिन अब मरीना ने जानबूझकर उन दोनों के बीच एक जगह खाली कर दी थी। ये जेसिका के लिए आरक्षित थी। साइमन ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका धैर्य अपनी सीमा तक पहुंचने वाला था। जब जेसिका खा रही थी तो उसे स्पष्ट रूप से एक भयानक नजर अपने ऊपर महसूस हुई। जेसिका ने झिझकते हुए ऊपर देखा और साइमन के बेहद ठंडे चेहरे से उसकी नजर मिली। जेसिका ने चौंककर अपनी नजर तुरंत हटा ली और भी सिर नीचे कर लिया। जेसिका हमेशा बाहरी लोगों के सामने इतनी अस्वाभाविक दिखती थी, इसलिए मरीना को ज्यादा शक नहीं हुआ। मरीना ने बस सोचा कि जेसिका का सोशल फोबिया फिर से उठ गया है। अपने सामने का नाश्ता जल्दी से खत्म करने के बाद मरीना ने अपने बर्तन रख दिए। क्या तुमने खा लिया? चलो चलते हैं, मरीना ने पूछा। जेसिका जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी।
जब जेसिका ने मरीना के शब्द सुने तो उसने जल्दी से सिर हिलाया। मैं पहले जा रही हूँ। मैं इन कुछ दिनों में थोड़ी व्यस्त हो सकती हूँ। हो सकता है कि मेरे पास यहाँ आने का समय न हो। मरीना खड़ी हुई और साइमन से कहा। अब मरीना के पास आने का समय भी नहीं था। साइमन ने नाक सिकुड़ी। इस बीच मरीना, जो हमेशा लापरवाह रहती थी, ने साइमन के खराब मूड पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये कहने के बाद मरीना जेसिका के साथ चली गई। साइमन निःशब्द था। साइमन इतना गुस्सा था कि उसका सिर दर्द कर रहा था। क्या मरीना यह नहीं देख सकती थी कि साइमन गुस्से में था? क्या मरीना सांत्वना देने के लिए कुछ कह भी नहीं सकती थी? मिस्टर हर्नांडेज, मिस बेली जैसा कोई व्यक्ति आपके भावनात्मक बदलावों को नहीं समझ पाएगा। अगर आप ईर्ष्या करते हैं तो उन्हें सीधे बता दें। मुझे लगता है कि तभी मिस बेली समझ पाएंगी। किनारे पर खड़ा गैविन ने दयालुता से याद दिलाया। ईर्ष्या? मैं किससे ईर्ष्या करता हूँ? साइमन ने गैविन को घूरा। गैविन तुरंत सीधा खड़ा हो गया। और कौन हो सकता है? बेशक साइमन अभी एक युवती से ईर्ष्या करता था। साइमन काफी दिलचस्प था। वह न केवल पुरुषों से ईर्ष्या करता था, बल्कि वह महिलाओं से भी ईर्ष्या करता था। यह एक ऐसा भाव था जो केवल एक ऐसे आदमी में होता था जो पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा हो। हालांकि गैविन ने स्वाभाविक रूप से साइमन के सामने ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा साइमन गैविन को इतनी आसानी से माफ नहीं करता जैसे पिछली बार केवल गैविन को कुछ बार पानी लाने के लिए कहा था। मरीना के होटल छोड़ने के बाद वह जेसिका को पीटर को ढूंढने के लिए कंपनी में ले आई। उनके जाने से पहले मरीना ने पहले ही पीटर को फोन कर दिया था, इसलिए जब वे कंपनी पहुंचे तो पीटर एक विनम्र भाव के साथ प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही पीटर ने मरीना को कार से बाहर निकलते देखा, वह तुरंत उसके पास गया। मरीना, आज आप यहाँ क्यों आई हैं? पीटर मुस्कुरा रहा था। मरीना का पसंदीदा व्यक्ति वास्तव में पीटर ही था। उन्हें आखिरी बार मिले हुए केवल कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन मरीना अपनी इच्छा को रोक नहीं पाई और पीटर से मिलने आई। पहले ऊपर चलते हैं। मरीना ने पीटर के अवास्तविक सपनों को बर्बाद करने की परवाह नहीं की। ये कहने के बाद मरीना लिफ्ट की ओर चल दी। इस बीच जेसिका शर्मा गई और पीटर को सिर हिलाया। फिर जेसिका जल्दी से मरीना का पीछा करते हुए चली गई। क्या वो युवती अभी कौन थी? पीटर ने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा था? पीटर ने माथा सिकोड़ा और उनके पीछे भागा। पीटर के ऑफिस में मरीना ने पीटर को समझाया कि वह आज क्यों आई थी। तो आप कह रही हैं कि भविष्य में आप उसे मेरे पास रहने देंगी और मुझे उसके लिए एक नौकरी व्यवस्थित करने देंगी, और यह सबसे अच्छा है कि किसी के साथ सीधा संपर्क न हो। पीटर ने देर तक सुनने के बाद आखिरकार समझ लिया। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा तुम्हारे पीछे रहे। बस इतना है कि जब तक मैं सोलिंगवुड में हूँ, मैं चाहती हूँ कि वह फिलहाल तुम्हारे पास रहे। जब मैं घर पहुंचूंगी तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी, मरीना ने कहा। जेसिका मरीना के बगल में खड़ी थी और उसने अपना सिर और भी नीचे कर लिया। वह बेचैनी से अपनी उंगलियों से खेल रही थी। इतनी सारी मांगों के साथ वह आदमी शायद मना कर देगा। ये सब जेसिका की गलती थी कि वह इतनी बेकार थी। जैसे ही जेसिका ने मरीना को ये बताने की हिम्मत जुटाई कि वह खुद नौकरी ढूंढ सकती है, उस दयालु दिखने वाले आदमी ने अचानक बात की। आपको ऐसे छोटे मामले के बारे में मुझे व्यक्तिगत रूप से बताने के लिए आने की आवश्यकता नहीं थी। आपको बस मुझे एक कॉल करना चाहिए था। क्या? जेसिका हैरान रह गई। क्या इस आदमी ने सहमत दी? युवती, तुम थोड़ी शर्मीली लगती हो। बहुत सारी नौकरियां हैं जहां आपको दूसरों के साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए फोन कस्टमर सर्विस। आपको बस फोन के सामने बैठना है और मेहमानों के कॉल का जवाब देना है। फिर आप उनकी जरूरतों के अनुसार उनके सवालों का जवाब दे सकती हैं। क्या ऐसी नौकरी ठीक है? पीटर ने जेसिका को नरमी से देखा। जेसिका एक पल के लिए हैरान रह गई। जेसिका अचंभित होकर वहीं खड़ी रही और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम्हें ये नौकरी पसंद नहीं है? तो फिर फाइल एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में क्या? इस नौकरी में आपको मूल रूप से लोगों के साथ कोई संपर्क रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस कंपनी के दस्तावेजों को व्यवस्थित करना है और उन्हें फाइल करना है। पीटर ने सोचा कि जेसिका को वह नौकरी पसंद नहीं है, इसलिए उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, नहीं नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जेसिका आखिरकार होश में आई और कहा। मरीना जेसिका के लिए इतनी अच्छी थी और यहाँ तक कि जेसिका को एक नौकरी दिलाना चाहती थी। अगर जेसिका नखरे करती रही तो ये बहुत ज्यादा होता। तो फिर तुम्हें पहले फाइल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में शुरू करना चाहिए। तुम काम पर कब आ रही हो? मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगा। पीटर को उसके सामने की युवती, जो अक्सर शर्मा जाती थी, काफी प्यारी लगी। अचानक इसने पीटर की एक आज्ञाकारी छोटी बहन रखने की इच्छा को लगभग पूरा कर दिया। मैं अभी काम पर जा सकती हूँ, जेसिका ने तुरंत कहा। अभी? सच में? पीटर ने अपनी आंख के कोने से मरीना की ओर देखा। मरीना ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, मैं अभी शुरू कर सकती हूँ। जेसिका ने जोर से सिर हिलाया। जेसिका खुद को जल्दी से बेहतर करना चाहती थी और मरीना को हर समय अपने बारे में चिंता नहीं कराना चाहती थी। जेसिका अपने सोशल फोबिया को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करेगी। जेसिका मरीना के लिए बोझ नहीं बनेगी। ठीक है, मैं अभी किसी को तुम्हें वहां ले जाने के लिए कहता हूँ। मरीना की सहमति मिलने के बाद पीटर ने तुरंत एक कॉल किया। एक पल बाद पीटर की सेक्रेटरी अंदर आई।
तुम इसे ले जाओ। पीटर ने जेसिका की ओर देखा और अचानक रुक गया। पीटर को अभी भी इस युवती का नाम नहीं पता था। मेरा नाम जेसिका रॉड्रिगेज है, जेसिका ने जल्दी से कहा। ये सही है। मिस रॉड्रिगेज को फाइल एडमिनिस्ट्रेटर की पद से परिचित कराओ और साथ ही उन्हें प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग भी दो, पीटर ने कहा। फाइल एडमिनिस्ट्रेटर, ये सुनकर सेक्रेटरी थोड़ी हैरान रह गई। क्या उनकी कंपनी में ऐसा कोई पद था? क्या हमने कुछ दिन पहले इस पद के लिए भर्ती नहीं की थी? पीटर ने सेक्रेटरी पर एक नजर डालते हुए पूछा। सेक्रेटरी तुरंत समझ गई। ये सही है। हम लंबे समय से इस पद के लिए भर्ती कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला है। जल्दी करो और मिस कैम्बल को रास्ता दिखाओ। जब पीटर ने देखा कि सेक्रेटरी इतनी तेज है, तो उसका भाव सामान्य हो गया। जी, महिला सेक्रेटरी ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर जेसिका की ओर मुस्कुराते हुए देखा। मिस रॉड्रिगेज, कृपया इस तरफ। ठीक है, जेसिका ने बार बार सिर हिलाया। फिर जेसिका मुड़ी और सोफे पर बैठी मरीना की ओर देखा। जाओ, मरीना ने जेसिका को देखकर मुस्कुराया। जेसिका ने तुरंत साहस जुटाया और जोर से सिर हिलाया। जेसिका महिला सेक्रेटरी के साथ पीटर के ऑफिस से बाहर निकल गई। जेसिका का अक्स दरवाजे के बाहर पूरी तरह से गायब होने के बाद मरीना के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। मरीना ने सिर उठाया और पीटर को गंभीरता से देखा। मैं जेसिका को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। उसका ध्यान रखना। अगर उसे कोई तकलीफ होती है तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। उसे निश्चिंत होकर मेरे पास छोड़ दो। मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता, पीटर ने पूर्ण विश्वास के साथ जवाब दिया। ठीक है, मरीना ने सिर हिलाया। हालांकि पीटर अक्सर मजाक करता था, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में वह बहुत भरोसेमंद था। वैसे एक और काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मरीना ने आज यहाँ आने का अपना दूसरा उद्देश्य बताया। बेझिझक कहो, पीटर ने मरीना के अचानक गंभीर भाव को देखा और तुरंत अपना लापरवाह रवैया दूर कर दिया। अस्पताल में रिचर्ड दर्द भरे भाव के साथ बिस्तर पर लेटा था। ग्रेसन परिवार के सभी लोग बिस्तर के चारों ओर थे। वे सभी चिंता से रिचर्ड की ओर देख रहे थे। दर्द हो रहा है डैड, सच में बहुत दर्द हो रहा है, रिचर्ड रोया। ठीक से रहो, डॉक्टर ने तुम्हें पहले ही सबसे अच्छी दवा दे दी है। तुम्हें जल्द ही दर्द महसूस नहीं होगा। एलिसन बहुत चिंतित था जब उसने देखा कि रिचर्ड कितना दर्द में था। ये सब उन दो कुत्तियों, जेसिका और कैरोलाइन की वजह से है। डैड, आपको मेरा बदला लेना होगा। आपको उन दोनों कुत्तियों को मार डालना होगा। रिचर्ड भड़का उठा, उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, एलिसन ने दृढ़ता से वादा किया। डॉक्टर ने अभी अभी एलिसन को बताया था कि रिचर्ड पूरी तरह से अपंग हो गया है। हालांकि रिचर्ड की जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन वह भविष्य में बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं रहा। और तो और रिचर्ड एलिसन का इकलौता बेटा था। एलिसन निश्चित रूप से इस बैर को शांत नहीं होने देगा। एलिसन के वार्ड से बाहर आने के बाद उसने सीधे एलन को फोन किया और कहा कि अगर वे जेसिका को नहीं सौंपते हैं तो एलिसन जीवन के सभी क्षेत्रों से अपने समकक्षों के साथ हाथ मिलाएगा और सीधे रॉड्रिगेज ग्रुप पर प्रतिबंध लगा देगा। जब एलन को ये कॉल आया तो वह इतना चिंतित था कि उसने लगभग अपना फोन बाहर फेंक दिया था। शांत होने के बाद एलन ने तुरंत सोफिया को घर वापस बुलाया। सोफिया पिछले 2 दिनों से शादी की तैयारी में व्यस्त थी। जब सोफिया वापस आई तो उसने एलन को असंतुष्टि से देखा। डैड, मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं आपको फोन पर क्या नहीं बता सकती। आपने मुझे वापस आने के लिए क्यों कहा? क्या तुम जानती हो कि जेसिका कहाँ है? एलन गुस्से में था। जेसिका? मुझे नहीं पता। क्या वह घर पर नहीं है? जब सोफिया ने जेसिका का नाम सुना तो उसकी आंखों में अपराधबोध का एक संकेत आया। हालांकि सोफिया ने जल्दी से इसे दबा दिया। उसने मुसीबत खड़ी की और बिल्कुल घर नहीं गई। एलन ने दांत पीसे। मुसीबत? उसने किस तरह की मुसीबत खड़ी की? सोफिया का भाव तुरंत बदल गया। उसने रिचर्ड को पीटा। रिचर्ड अब अस्पताल में भर्ती है। एलिसन ने अभी मुझे एक स्पष्टीकरण मांगते हुए फोन किया था। हम या तो जेसिका को सौंप दें या ग्रेसन परिवार और दूसरों द्वारा मिलकर उत्पीड़न का इंतजार करें। एलन ने क्रोधित होकर कहा। रिचर्ड को पीटा गया और वह अब अस्पताल में भर्ती है। जब सोफिया ने ये सुना तो उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत तुरंत चमक उठा। हालांकि आश्चर्य की भावना जल्दी ही घृणा में बदल गई। रिचर्ड एक बड़ा आदमी था, फिर भी वह जेसिका को लड़ाई में नहीं हरा सका। ऐसा हारने वाला वास्तव में सोफिया के साथ मिलने का ये भ्रमपूर्ण सपना देखता था और लगातार उसे परेशान करता था। ग्रेसन परिवार सच में सोचता है कि वे सोलिंगवुड में जो चाहे कर सकते हैं। क्या एलिसन नहीं जानता कि मेरा भविष्य का दामाद कैम्बल परिवार का वारिस है? उसकी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? सोफिया, गॉर्डन को बताओ कि ग्रेसन परिवार हमें नीचा दिखाता है और हमें दबाना चाहता है। एलन ने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। डैड, इस मामले में गॉर्डन को शामिल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह मूल रूप से जेसिका की गलती थी। आइए इस मुद्दे पर शोर न करें। हम बस जेसिका को ग्रेसन परिवार को सौंप देते हैं। आखिरकार कैम्बल परिवार के लिए शादी के लिए सहमत होना आसान नहीं था। अगर इस समय कुछ होता है और शादी बर्बाद हो जाती है तो यह फायदेमंद नहीं होगा। सोफिया ने धीरे से कहा। ये सच है। हमारे परिवार में अब सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हारी और गॉर्डन की शादी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि जेसिका कहाँ छिपी हुई है।
मैं उसे बिल्कुल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। एलन ने दांत पीसे। जैसा कि अपेक्षित था, एक कुतिया की बेटी एक कुतिया ही होगी। एलन के लिए मुसीबत पैदा करने के अलावा जेसिका वास्तव में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थी। हालांकि सोफिया अलग थी। वो कैम्बल परिवार में शादी करने के लिए इतनी सक्षम थी। रॉड्रिगेज परिवार और कैम्बल परिवार के वास्तव में संबंधी बनने के बाद कोई भी एलन को नीचा देखने की हिम्मत नहीं करेगा। इसकी चिंता मत करो, मैं गॉर्डन से उसे ढूंढने में मदद करने के लिए कहूंगी, सोफिया ने कहा। ठीक है, तुम्हें जल्दी करनी होगी। एलिसन के लहजे के आधार पर वह ज्यादा धैर्यवान नहीं लगता, एलन ने निर्देश दिया। ठीक है, समझ गई, सोफिया ने जवाब दिया और फिर अपना बैग लेकर चली गई। घर से निकलने के बाद सोफिया ने तुरंत अपना फोन निकाला और गॉर्डन को फोन किया। गॉर्डन, जेसिका का मेरे डैड से झगड़ा हो गया था और वह घर से भाग गई। मैं उसके बारे में थोड़ी चिंतित हूँ। क्या तुम मेरी मदद करके पता लगा सकते हो कि वो अब कहाँ है? सोफिया की आवाज खासतौर पर कोमल थी, यहाँ तक कि नजाकत का एक संकेत भी था। ठीक है, मैं तुम्हारे खबर का इंतजार करूंगी। गॉर्डन के उसके अनुरोध पर सहमत होने के बाद सोफिया ने बार बार सिर हिलाया। सोफिया के फोन रखने के बाद उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान तुरंत बुरे भावों से बदल गई। जेसिका, तुम इस बार मौत को दावत दे रही हो। सभी लोगों में से तुमने रिचर्ड को नाराज किया, सोफिया ने मन ही मन सोचा। ग्रेसन परिवार अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सबसे अधिक रक्षात्मक था। इसके अलावा रिचर्ड इकलौता वारिस था। चूंकि जेसिका ने रिचर्ड को अस्पताल पहुंचाया, ग्रेसन परिवार निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा। सोफिया कैम्बल परिवार में शादी करने वाली थी। ऐसी नाजायज बहन के साथ ये सोफिया के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी। सोफिया इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी शादी से पहले इस छिपे हुए खतरे को हल कर देगी। सोफिया ने ताना मारा और कार में बैठ गई। सोफिया को यह नहीं पता था कि मरीना इस समय पीटर के ऑफिस में आराम से बैठी थी। मरीना के सामने कई कंप्यूटर थे। प्रत्येक कंप्यूटर पर लाल और हरे वक्र प्रदर्शित थे। ये ग्रेसन परिवार और रॉड्रिगेज परिवार के शेयरों के रुझानों के चार्ट थे। मरीना ने ऊपर खिड़की की ओर देखा। हवा चल रही थी, मुसीबत भी पनप रही थी। ग्रेसन परिवार और रॉड्रिगेज परिवार दोनों दिवालिया हो जाएंगे। एलिसन रॉड्रिगेज परिवार द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने का इंतजार कर रहा था। सोफिया भी गॉर्डन से खबर मिलने का इंतजार कर रही थी। हालांकि उन दोनों को अपना वांछित उत्तर मिलने से पहले उन्हें अचानक खबर मिली कि दोनों कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। एलिसन और सोफिया तुरंत घबरा गए और अपनी कंपनियों की ओर भागे। डैड, क्या हो रहा है? मेरे कैम्बल परिवार में शादी करने की खबर फैलने के बाद कंपनी के शेयरों की कीमत सीधी रेखा में बढ़ी नहीं थी। अब यह अचानक इतना क्यों गिर गया है? सोफिया ने घबराहट में एलन को देखा। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। शेयर आज भी बढ़ रहे थे, लेकिन वे अचानक तेजी से गिर गए। मैंने पहले ही सभी प्रमुख निदेशकों को इकट्ठा कर लिया है। मुझे नहीं पता कि उनकी तरफ क्या हो रहा है। क्या तुम गॉर्डन से मदद के लिए कह सकती हो? अगर यह जारी रहा तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। एलन एक ही पल में 10 साल बूढ़ा हो गया लग रहा था। आखिरकार कंपनी एलन की जीवन रेखा थी। एलन ने कंपनी का विस्तार करने का दृढ़ संकल्प लिया था। एलन के लिए कैम्बल परिवार का उपयोग करके कुछ गति हासिल करना आसान नहीं था। एलन निश्चित रूप से अब गिरने नहीं दे सकता था। समझ गई, सोफिया को इस मामले की गंभीरता पता थी। रॉड्रिगेज ग्रुप छोड़ने के बाद सोफिया तुरंत गॉर्डन को ढूंढने गई। सोफिया की बातें सुनने के बाद गॉर्डन ने तुरंत कैम्बल परिवार के शेयरों की जांच की। गॉर्डन की भौहें तुरंत एक गांठ में सिकुड़ गईं। गॉर्डन, क्या स्थिति है? सोफिया इन रंगीन वक्रों को बिल्कुल नहीं समझ पाई और केवल उत्सुकता से पूछ सकती थी। गॉर्डन ने तुरंत सोफिया के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय गॉर्डन ने आज के बाजार का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हाल ही में बाजार की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही है। बाजार ने हमेशा ऊपर की ओर एक रुझान दिखाया है। इसके अलावा मैंने अभी इसका अध्ययन किया है। इस महीने में पूरा बाजार मूल रूप से बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन आज तुम्हारे परिवार के शेयर और ग्रेसन परिवार के शेयर अचानक बिना किसी चेतावनी के गिर गए। यह बाजार के नियमों के अनुरूप नहीं है। गॉर्डन ने अपने सामने के स्टॉक बाजार को गंभीरता से घूरते हुए देखा। तुम कह रहे हो कि केवल हमारे परिवार और ग्रेसन परिवार के शेयर गिरे हैं? ये सुनकर सोफिया का भाव ठिठक गया। हाँ, और इस रुझान के अनुसार तुम्हारे शेयर बाजार ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में पूरी तरह से ढह जाएंगे। उस समय एकमात्र परिणाम दिवालियापन होगा। गॉर्डन ने अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ लिया। यह जरूर, सोफिया बस ये कहने ही वाली थी कि मरीना जरूर पीछे से इसे नियंत्रित कर रही होगी। हालांकि सोफिया बीच में ही रुक गई। सोफिया अब और नहीं चाहती थी कि गॉर्डन का मरीना से कोई लेना देना हो। जरूर क्या? गॉर्डन ने सिर उठाया। कोई जानबूझकर हमें निशाना बना रहा होगा। गॉर्डन, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरे डैड की मदद करो। हमारा परिवार दिवालिया नहीं हो सकता। हमारी शादी होने वाली है। कुछ बुरे इरादों वाले लोग जरूर होंगे जो इसे बर्बाद करना चाहते हैं। तुम्हारा परिवार हमेशा मेरी पृष्ठभूमि को नीचा देखता रहा है। अगर मेरा परिवार दिवालिया हो जाता है तो वे तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए सहमत नहीं होंगे। सोफिया ने लाल आंखों से गॉर्डन की बाह पकड़ ली। मेरा परिवार ऐसी चीजें नहीं करेगा। चूंकि वे सहमत हो गए हैं, वे अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे।
गॉर्डन ने माथा सिकुड़ा, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार द्वारा नीचा दिखाया जाना नहीं चाहती। गॉर्डन, कृपया मेरी मदद करो। मेरे डैड ने अभी अभी लाल आंखों से मुझसे मदद की गुहार लगाई थी। उनकी बेटी होने के नाते मैं सच में उन्हें इस उम्र में इतना बड़ा बदलाव झेलते हुए नहीं देखना चाहती। सोफिया बात करते करते रोने लगी। मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। गॉर्डन ने आह भरी। फिर उसने एक टिश्यू निकाला और धीरे से सोफिया के आंसू पोंछे। सच में, जब सोफिया ने ये सुना तो उसने तुरंत गॉर्डन का हाथ पकड़ा और अपने आंसुओं के बीच से मुस्कुराई। मुझे पता था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। जब गॉर्डन ने सोफिया के भाव बदलने की गति देखी तो गॉर्डन की आंख में रोशनी मंद हो गई। ऐसा लगा कि हर बार जब सोफिया गॉर्डन से मदद के लिए गुहार लगाती थी तो वो उसकी सहानुभूति हासिल करने के लिए कुछ आंसू बहाती थी। जैसे ही गॉर्डन सहमत हुआ, सोफिया तुरंत मुस्कुराई। क्या सोफिया इसलिए रोई क्योंकि वह दुखी थी, या क्या सोफिया ने जानबूझकर गॉर्डन की सहानुभूति हासिल करने के लिए आंसू बहाए थे? गॉर्डन, क्या हुआ? सोफिया ने गॉर्डन की ओर देखा जो उसे अचंभे में घूर रहा था और भ्रमित होकर पूछा। कुछ नहीं। गॉर्डन ने तुरंत अपनी आंखों के भावों को रोका। गॉर्डन जरूर पागल हो गया होगा। गॉर्डन वास्तव में अपनी मंगेतर पर संदेह करने लगा था। ये जानना जरूरी था कि जोड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एक दूसरे पर भरोसा करना था। गॉर्डन ने तुरंत उन जटिल विचारों को दबा दिया। यह मामला थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे कुछ समय लग सकता है। वापस जाओ और मिस्टर रोड्रिगेज को बताओ कि चिंता न करें। शांत होने के बाद गॉर्डन ने धीरे से कहा। ठीक है। सोफिया ने जोर से सिर हिलाया। फिर वो पैर की उंगलियों पर खड़ी हुई और गॉर्डन के गाल पर चुंबन लिया। धन्यवाद गॉर्डन। सोफिया के चुंबन से गॉर्डन थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर उसने जबरदस्ती मुस्कुराया। मैं अपनी सेक्रेटरी को तुम्हें वापस भेजने के लिए कहता हूँ। जैसे ही मेरे पास कोई खबर होगी मैं तुम्हें सूचित करूंगा। ठीक है, लेकिन खुद को थकाना मत, नहीं तो मुझे चिंता होगी, सोफिया ने जवाब दिया। हाँ, गॉर्डन ने सिर हिलाया। फिर गॉर्डन ने सोफिया को ऑफिस से जाते हुए देखा। हालांकि सोफिया ने कहा कि उसे चिंता होगी, वह बिना किसी झिझक के चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले जब गॉर्डन ओवरटाइम काम करता था, हालांकि मरीना कुछ नहीं कहती थी, वो हमेशा उसके साथ रहती थी। गॉर्डन के बगल में कॉफी हमेशा गर्म रहती थी। जब देर हो जाती थी तो मरीना गॉर्डन के लिए कुछ स्नैक्स भी तैयार करती थी। कभी कभी गॉर्डन को अचानक लगता था कि सोफिया हर बार एक औपचारिक प्रयास करती लगती थी। ऐसा लगता था कि सोफिया ने कभी भी गॉर्डन के लिए वास्तव में कुछ नहीं किया था। गॉर्डन की आंखों में रोशनी मंद हो गई। हालांकि गॉर्डन अभी भी सोफिया से अपना वादा निभाएगा। फिर गॉर्डन एक गंभीर भाव के साथ कंप्यूटर के सामने बैठ गया। गॉर्डन ने रोड्रिगेज परिवार के शेयरों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इस बीच पीटर की तरफ उसकी चमकीली आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि किसी ने अचानक रोड्रिगेज परिवार के शेयरों की एक बड़ी संख्या खरीदी है। क्या रोड्रिगेज परिवार एक जवाबी हमला शुरू कर रहा है? बगल में पीटर ने अपनी भौहें उठाई। इतने लंबे समय के बाद जवाबी हमला करने के लिए क्या उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी ज्यादा धीमी नहीं थी? रोड्रिगेज परिवार के शेयर सीमा तक गिरने वाले हैं। अगर वे इस समय शेयर की कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें एक बड़ी राशि की जरूरत है। रोड्रिगेज परिवार में वो क्षमता नहीं है। मरीना ने उदासीनता से सिर उठाया। तो फिर इस समय उनकी मदद के लिए कौन बाहर आएगा? पीटर ने पलकें झपकाईं। और कौन हो सकता है? बेशक वो एक निश्चित बेवकूफ आदमी है जिसे सोफिया हमेशा धोखा देती रही है। मरीना ने ताना मारा। फिर मरीना ने अपनी कलाई को हल्का सा हिलाया और पीटर को देखा। एक तरफ हटो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मरीना ने पीटर को देखा। पीटर तुरंत खड़ा हो गया और मरीना को बैठने दिया। जैसे ही मरीना ने अपनी चाल चली, जो शेयर बाजार बड़ी मुश्किल से स्थिर हुआ था, वो तुरंत फिर से उतार चढ़ाव करने लगा। गॉर्डन का भाव गंभीर हो गया। तुरंत उसने दांव बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि दूसरी पार्टी ने उसके बढ़ाए गए दांव को दोगुना कर दिया। शेयर की कीमत बढ़ी और फिर तुरंत फिर से गिर गई। गॉर्डन की आंखें अपने सामने तेजी से बदलते हुए ग्राफ पर टिकी हुई थी। वो अब निश्चित था कि कोई जानबूझकर शेयरों की कीमतों में फेरबदल कर रहा था। इसके पीछे का ट्रेडर अच्छा था। वो कौन हो सकता है? 2 घंटों के भीतर उसने रोड्रिगेज परिवार को तुरंत शॉर्ट कर दिया था। रोड्रिगेज परिवार को उच्च वर्ग का परिवार नहीं माना जाता था, फिर भी उनके पास कुछ संपत्ति थी। सामान्य परिस्थितियों में बहुत से लोग उन्हें इतनी जल्दी शॉर्ट नहीं कर पाते। इस उद्योग में केवल पौराणिक गोल्ड ट्रेडर एचडी ने ही कभी ऐसी चीज पूरी की थी। उसने एक बार रात भर में अकेले 3 प्रतिद्वंद्वियों को शॉर्ट कर दिया था। तब भी वो बाल-बाल बच निकली थी। ये भी वजह थी कि वह तुरंत शेयर बाजार उद्योग में एक किंवदंती बन गई। जिस तरह से वह ट्रेडिंग कर रही थी, ये वास्तव में एचडी जैसा लग रहा था। रोड्रिगेज परिवार ने एचडी जैसे किसी व्यक्ति को कैसे नाराज कर दिया होगा? गॉर्डन की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। अगर एचडी वास्तव में इसके पीछे थी, तो ये और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। गॉर्डन ने तुरंत संख्या में बल की योजना के साथ कंपनी के अधीनस्थों से संपर्क किया। अब वह न केवल रोड्रिगेज परिवार के शेयरों को पुनर्जीवित करना चाहता था, बल्कि वह इस पौराणिक गोल्ड ट्रेडर एचडी के साथ दो हाथ भी करना चाहता था। गॉर्डन ने एक पूरी टीम इकट्ठी की और एचडी के हमले का हर तरफ से मुकाबला करना शुरू कर दिया।
मरीना दूसरी ओर आराम से एक लॉलीपॉप खा रही थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वह अभी तक पूरी तरह से जागी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दूसरी पार्टी के कार्यों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस बीच गेविन साइमन को मरीना के कार्यों की रिपोर्ट दे रहा था। वो रॉड्रिगेज और ग्रेसन परिवारों के शेयरों को शॉर्ट करना चाहती है। साइमन ने अपनी भौहें उठाई। हाँ, ग्रेसन परिवार के शेयर पूरी तरह से क्रैश हो गए हैं और स्थिति को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि गॉर्डन कैम्बल रॉड्रिगेज परिवार की मदद कर रहा है और वे हठपूर्वक लड़ रहे हैं। गेविन बोलते समय अपनी आवाज में उत्तेजना की लहरों को नहीं रोक पाया। मिसेस कैम्बल के पास और क्या छिपा हुआ था? हर बातचीत और चौंकाने वाली थी। कंप्यूटर। साइमन के पतले होंठ हल्के से हिले जब उसने बोला। फुर्तीली उंगलियों के साथ गेविन ने तुरंत उसे कंप्यूटर सौंप दिया। स्क्रीन पर पहले से ही रॉड्रिगेज परिवार के शेयर बाजार का पेज दिखाई दे रहा था। साइमन ने रॉड्रिगेज परिवार के शेयरों के लेन-देन की आराम से जांच की, एक हल्की हंसी छोड़ते हुए। ये लड़की एक विशेषज्ञ है। उसने सबसे कम पैसे और समय का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी के शेयरों को शॉर्ट किया। मैंने सोचा था कि शायद वह ऐसा करने में बहुत खर्च कर रही होगी। मिस बेली के पास कई रहस्य लगते हैं, गेविन ने आराम से कहा। अगर मिस बेली का बस एक मुश्किल व्यक्तित्व होता तो ये बिल्कुल ठीक होता। आखिरकार वो बेली परिवार की सबसे बड़ी और सबसे प्रिय बेटी थी। उसके लिए थोड़ा मुश्किल और मनमौजी होना समझने योग्य होगा। हालांकि अगर मिस बेली के पास बहुत ज्यादा रहस्य है तो वो हर्नांडेज परिवार में शादी करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। ये सही है, ये छोटी लड़की वास्तव में बहुत सी चीजें छिपा रही है। हालांकि साइमन ने गेविन के शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थ को बिल्कुल भी नहीं पकड़ा। या शायद वो समझ गया लेकिन अनदेखा कर दिया। उसकी आंखें अब जुनून से जल रही थी। हाय, मिस्टर हर्नांडेज को उसके प्यार की भावनाओं से अभिभूत देखकर गेविन केवल आह भर सकता था। साइमन ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने उसे नहीं सुना हो। उसकी पतली उंगलियों ने आराम से कीबोर्ड को टैप किया इससे पहले कि उसने अपनी चाल चली। जैसे ही साइमन ने एक चाल चली, मरीना और गॉर्डन ने तुरंत इसे देखा। मरीना ने तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि वो निश्चित नहीं थी कि जो व्यक्ति अचानक चला था वह दोस्त था या दुश्मन। दूसरी पार्टी को भी वही चिंता थी, जिससे प्रवेश करते ही उसके इरादे साफ हो गए। बिजली की तेजी से उसने शेयर की कीमत को, जिसे गॉर्डन ने आखिरकार बढ़ाने में कामयाब रहा था, वापस नीचे गिरा दिया। इस व्यक्ति के तरीके निर्दयी फिर भी स्थिर थे, जिससे दूसरी पार्टी को सांस लेने का कोई अवसर नहीं मिला। बस एक पल में परिणाम तय हो गया था। गॉर्डन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह हार गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इतनी बुरी तरह से हार गया था कि उसके पास वापस लड़ने का मौका भी नहीं था। ये व्यक्ति कौन था जो बाद में आया था? उसने कभी क्यों नहीं जाना था कि शेयर बाजार में ऐसा कोई व्यक्ति था? किसी ने तुम्हें हल करने में मदद की। ये लोग कौन हैं? क्या तुम उन्हें जानती हो? पीटर, जो किनारे से देख रहा था, उसने भ्रमित होकर मरीना से पूछा। मैं नहीं जानती। मरीना भी उलझन में थी। एक नजर में और तुम बता सकते हो कि वो एक गॉड है। इसके अलावा वो निर्दयी, सटीक है और अपने प्रतिद्वंद्वी को थोड़ा सा भी अवसर नहीं देता। ये परिचित क्यों लग रहा है? पीटर ने अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए टिप्पणी की। उसके चेहरे पर एक सोचनीय भाव था। स्टॉक गॉड किंग, मरीना ने धीरे से कहा। हाँ हाँ हाँ, ये किंग है। उस समय किंग ने एक सीधे और बुद्धिमान तरीके का उपयोग करके शेयर बाजार में एक खून खराबा मचा दिया था। पीटर ने जल्दी से जवाब दिया। मरीना किंग के लिए कोई अजनबी नहीं थी। उस समय वो मुख्य रूप से इस किंग की वजह से शेयर बाजार में आई थी। यहाँ तक कि बेली परिवार भी उस तूफान से प्रभावित हुआ था जो इस व्यक्ति ने उस समय पैदा किया था। जवान और लापरवाह, वो इस व्यक्ति को कुछ बदला देना चाहती थी। उन दोनों ने कुछ राउंड तक प्रतिस्पर्धा की, लेकिन अंत में वे एक स्थिरता पर पहुंच गए थे। जैसे ही वे अपनी अंतिम प्रतिस्पर्धा करने वाले थे, वह अचानक गायब हो गया था। उसने उसका काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। तब से मरीना को शेयर बाजार में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला जहां वो अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग कर सके। उसके बाद उसे बहुत ज्यादा ऊब महसूस हुई, इसलिए उसने भी एक पिछली सीट ले ली थी। ये सोचना कि वो आज फिर से दिखाई दिया। मरीना ने तुरंत इस व्यक्ति का पीछा करने की तैयारी की। उसे ढूंढना था और उसके साथ वो प्रतिस्पर्धा पूरी करनी थी। हालांकि वो जल्दी से ऑफलाइन हो गया था। मरीना के पास उसका पता ढूंढने का समय भी नहीं था। क्या हुआ? पीटर ने भ्रमित होकर पूछा जब उसने देखा कि मरीना के हाथ धीरे धीरे रुक गए हैं। वो फिर से भाग गया। मरीना ने दांत पीसे। इस आदमी ने उसे पहले ही 2 बार धोखा दिया था। उसे उम्मीद करनी चाहिए कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे, नहीं तो वो उसे सबक सिखाएगी। क्या वह तुम्हारी नाक के नीचे से भाग गया? किंग से यही उम्मीद थी। तुम जानती हो, वो उस समय मेरा आइडल था। अगर तुम शेयर बाजार में नहीं आई होती, तो मैं अब तक एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध ट्रेडर बन गया होता। पीटर ने विलाप किया। मैंने तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। तुम जब चाहो जा सकते हो। मरीना ने उसे एक तिरछी नजर दी। मरीना की बातें सुनकर पीटर लगभग गुस्से में आ गया। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी असामान्य हो? जब तक तुम आसपास हो, इस उद्योग में मेरे लिए आगे बढ़ना असंभव है, पीटर ने दर्द भरे भाव के साथ कहा। खैर, तुम केवल खुद को बहुत बेवकूफ होने के लिए दोष दे सकते हो।
तुम मुझे बहुत बुद्धिमान होने के लिए दोष नहीं दे सकते, है ना? मरीना ने अपनी भौहें उठाई और उसे देखा। पीटर एक पल के लिए चुप रहा। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं केवल खुद को दोष दे सकता हूँ। पीटर ने एक लंबी आह भरी। कभी कभी एक साधारण व्यक्ति के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से आगे निकलना असंभव होता था। मरीना ने नाक सिकुड़ी और जाने के लिए उठ गई। तुम पहले ही जा रही हो। पीटर भी जल्दी से खड़ा हो गया। जब मामला पहले ही सुलझ गया है तो यहाँ रहने का क्या फायदा? मरीना ने नाक सिकुड़ी। खैर, ये सच है। पीटर ने सिर हिलाया। मेरे लिए जेसिका का अच्छी तरह से ख्याल रखना याद रखना। काम के बाद उसे सीधे विला वापस ले आना, मरीना ने निर्देश दिया। लेकिन पीटर ने सोचा कि वो वाक्य का पहला आधा पूरा कर सकता है, लेकिन उसे लगा कि दूसरा आधा थोड़ा मुश्किल है। आखिरकार इतने समय से वह काम के बाद कभी घर नहीं गया था। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना पूरा कर पाता, उसने मरीना को एक ठंडी नजर से उसे घूरते हुए देखा। पीटर तुरंत डर गया और जो शब्द उसकी जुबान पर थे उन्हें निगल गया। मैं समझ गया, मैं उसे वापस ले आऊंगा। ठीक है, मरीना ने धीरे से जवाब दिया और जाने के लिए मुड़ गई। पीटर के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मरीना तुरंत नहीं गई। इसके बजाय वह जेसिका से मिलने गई। जब वो गई तो जेसिका फाइलों और दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रही थी। विशाल गोदाम में वह अकेली व्यक्ति थी। जब उसने मरीना को देखा तो वो मुस्कुराहट के साथ उसके पास आई और उसे नमस्ते कहा। मरीना, कैसा है? क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है? मरीना ने जेसिका के कार्यस्थल के चारों ओर देखा। यह विशाल और शांत था, बहुत ज्यादा। जेसिका ने जोर से सिर हिलाया। नौकरी कैसी है? हाँ, यह इतनी मुश्किल नहीं है। मुझे बस सालों से कंपनी के दस्तावेजों को व्यवस्थित करना है। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है, यह अपेक्षाकृत आसान है। अन्य लोगों के साथ बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी नौकरी के लिए किसी ने आवेदन क्यों नहीं किया? जेसिका भ्रमित लगी। इनमें से अधिकांश दस्तावेज निजी और गोपनीय हैं। मैं किसी और को यह नौकरी नहीं दे सकती अगर मैं उनके चरित्र को नहीं जानती। मरीना ने सीधे चेहरे के साथ बकवास की। मैं समझ गई, मैं निश्चित रूप से मेहनत करूंगी। जब जेसिका ने मरीना की बातें सुनी तो वह तुरंत गंभीर हो गई। चूंकि उसे इतना महत्वपूर्ण काम दिया गया था, वह इसे अच्छी तरह से पूरा करेगी। ठीक है, अपना काम जारी रखो। मैंने पहले ही पीटर से बात कर ली है। जब तुम काम से छुट्टी लोगी तो तुम उसके साथ उस जगह वापस जा सकती हो जहां मैं ठहर रही हूँ। मरीना की आंखों में एक फीकी मुस्कान छिपी थी। जेसिका ने वास्तव में उसके द्वारा कही गई हर बात पर विश्वास किया। ऐसा लगा कि मरीना को भविष्य में उस पर करीब से नजर रखनी होगी ताकि कोई और जेसिका का अपहरण न कर सके। तुम मुझे पता क्यों नहीं बताती? मैं खुद वापस जा सकती हूँ। मैं दूसरों को परेशान नहीं करना चाहती। जेसिका ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, उसे कुछ खास काम नहीं है। हर दिन काम के बाद वह घूमने के लिए बाहर जाता है। तुम मेरी मदद कर रही हो, उसे देखने का काम करो। मरीना ने अपने शब्द बदल दिए। जब जेसिका ने ये सुना तो उसने सोचा कि अब मना करना ठीक नहीं है। उसने तारांकन तारांकन सोलम तारांकन होकर सिर हिलाया। तब मैं उसे देखने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये सही है, उस पर नजर रखो, उसे घूमने मत दो, मरीना ने गंभीरता से कहा। हाँ हाँ, जेसिका ने गंभीर भाव के साथ जवाब दिया, जैसे कि उसे किसी वरिष्ठ द्वारा एक मिशन दिया गया हो। ठीक है, मैं पहले वापस जाती हूँ। मेहनत करो, कुछ भी हो तो मुझे फोन करना, मरीना ने उसे याद दिलाया। ठीक है, जेसिका ने जवाब दिया। फिर उसने मरीना को दरवाजे तक छोड़ा और उसे लिफ्ट में प्रवेश करते हुए देखा, इससे पहले कि वो ऑफिस वापस लौटी। दिवालियेपन की आपदा, द बैंक्रप्सी डिजास्टर। उसी समय रोड्रिगेज परिवार और ग्रेसन परिवार भारी रूप से प्रभावित होने के बाद अत्यधिक निराशा की स्थिति में थे। रात भर में नहीं, कुछ घंटों के भीतर उनकी कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो गई। एलन पागलों की तरह गॉर्डन से संपर्क कर रहा था। इस क्षण एक लंबा अक्स अचानक उसके ऑफिस का दरवाजा लात मारकर खोल देता है। तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ऑफिस में ऐसे आ सकते हो जैसे तुम ही इसके मालिक हो? दफा हो जाओ। हालांकि एलन निराश लग रहा था, फिर भी उसका गुस्सा तेज था। हालांकि ऑफिस में जबरदस्ती घुसने वाले आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह थोड़ा सा किनारे हटा और फिर एक पतला अक्स अंदर आया। तुम कौन हो? एलन ने अपने चेहरे पर भ्रम के साथ मरीना को देखा। यह महिला सुंदर थी और उसका व्यक्तित्व उत्कृष्ट था। वो निश्चित रूप से किसी साधारण परिवार से नहीं थी। इसके अलावा वो परिचित लग रही थी, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। हालांकि वो ये पता नहीं लगा सका कि कब या कहां। मिस्टर रोड्रिगेज, आप थोड़े थके हुए लग रहे हैं। क्या हुआ? ओह, मुझे याद है, आप अब दिवालिया हैं। मुझे लगता है कि आपका काम हो गया। मरीना ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और एलन को बेफिक्री से देखा। जब एलन ने उसके शब्द सुने तो उसका भाव बदल गया। इसके पीछे तुम हो। कंपनी की स्थिति अभी तक सामने नहीं आई थी, इसलिए बहुत से लोगों को नहीं पता होना चाहिए। इसके अलावा वो इस महत्वपूर्ण समय में उसे ढूंढने आई थी। उसका निश्चित रूप से एक एजेंडा होगा। ये सही है, ये वास्तव में मैं ही थी, मरीना ने आराम से कहा। मुझे याद नहीं है कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई समस्या थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एलन ये सुनकर शांत नहीं बैठ सका।
वो खड़ा हो गया और भागने वाला था, हालांकि ली ने उसे वापस कुर्सी में धकेल दिया। एलन ने कितना भी छुटकारा पाने की कोशिश की, वो उठ नहीं सका। एलन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अचानक दिखाई देने वाली महिला की पहचान क्या थी? उसके आसपास के लोग इतने शक्तिशाली क्यों थे? वो याद नहीं कर सका कि उसने कब ऐसे व्यक्ति को उकसाया था। मरीना ने एलन के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस उसके बगल की कुर्सी को देखा। ऑस्कर तुरंत समझ गया और कुर्सी को पास ले आया। उसने ध्यान से कुर्सी को पोंछा भी। मरीना आराम से बैठ गई। उसने अपने पैर क्रॉस किए और अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए एलन को घूरने लगी। ये सच है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी बेटी से गहरी दुश्मनी है। मरीना का स्वर थोड़ा धीमा था। बेटी, क्या तुम जेसिका के बारे में बात कर रही हो? ये छोटी कुतिया मेरे लिए पूरे दिन मुसीबत खड़ी करती रहती है। मैं अब उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ छिपी हुई है। जब मुझे वह मिलेगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे तुम्हें सौंप दूंगा और तुम्हें उसके साथ जो चाहो वह करने दूंगा। जैसे ही एलन ने मरीना की बातें सुनी, उसने स्वाभाविक रूप से सोचा कि जेसिका ने कोई गलती की है और जल्दी से यह कहा। उसने अपने स्वर में घृणा और अपमान को नहीं छिपाया। जब मरीना ने ये सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसकी नजर बेहद ठंडी हो गई जब उसने एलन को घूरा। वो तुम्हारी बेटी है, क्या तुम सच में उसे मुझे सौंपने को तैयार हो? मरीना के लाल होंठ हल्के से खुले। कैसी बेटी? वो तो बस एक तुच्छ नर्तकी की औलाद है। मैंने उसे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। एलन का लहजा दृढ़ था। एक तुच्छ नर्तकी की औलाद, मैं समझा। ये सुनकर मरीना उपहासपूर्वक हंसी। फिर उसने एलन को घूर कर देखा। तो क्या हुआ अगर वह नर्तकी थी? अगर तुमने उसे छुआ ना होता तो क्या वह खुद ही गर्भवती हो जाती? तुम जैसे मर्द जो अपने किए को मानने की हिम्मत नहीं रखते, सबसे घटिया होते हैं। तुम ही थे जिसने अपनी जल्दबाजी में उसे गर्भवती किया, लेकिन अंत में सारा दोष उसी पर मर दिया। आखिर में एक मासूम बच्चा बड़ों की वजह से बलि का बकरा बन गया। क्या तुम्हारे मन में कभी यह विचार आया कि तुम इंसान कहलाने लायक भी हो? मरीना का स्वर दिल दहला देने वाला था। क्या तुम जेसिका से बदला लेने नहीं आई हो? एलन जितना मरीना की बातें सुनता गया, उतना ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि मरीना जेसिका का पक्ष ले रही है? तुम्हें किसने बताया कि मैं जेसिका से बदला लेने आई हूँ? मरीना ने ठंडी सांस ली। तो तुम किसे ढूंढ रही हो? एलन हक्का बक्का रह गया। सोफिया रोड्रिगेज, मरीना ने सख्त लहजे में कहा। सोफिया, वह तो बहुत सुलझी हुई है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कहीं ये कोई गलत फहमी तो नहीं? सोफिया का नाम सुनते ही एलन तुरंत उसका बचाव करने लगा। यह उस बेरहमी से बिल्कुल अलग था जो उसने जेसिका के प्रति दिखाई थी। गलत फहमी? हमारे बीच कोई गलत फहमी नहीं है। तुमने अभी कहा था कि तुम अपनी बेटी को मेरे हवाले करने को तैयार हो ताकि मैं उससे निपट सकूं। अब उसे फोन करो और यहाँ आने को कहो, मरीना ने लापरवाही से कहा। नहीं, मैं तुम्हें सोफिया नहीं दे सकता। एलन ने तेजी से सिर हिलाया। वह जानता था कि अपनी जिंदगी में वापसी के लिए उसे सोफिया पर निर्भर रहना होगा। ओह, वे दोनों तुम्हारी बेटियां हैं। अब सोफिया की बारी आई तो तुम मना क्यों कर रहे हो? मरीना ने शीतलता से कहा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन सोफिया जल्द ही कैम्बल फैमिली में शादी करने वाली है। समय आने पर वो कैम्बल फैमिली की सदस्य होगी। तुम कैम्बल फैमिली से बचकर रहना। उनसे निपटना इतना आसान नहीं है। तुम खुद को मुश्किल में डाल सकती हो। एलन ने खुद को शांत करने की भरसक कोशिश की। कैम्बल फैमिली? अगर कैम्बल फैमिली का मुखिया अभी मेरे सामने खड़ा हो जाए तो मैं उसे देखूंगी भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि कैम्बल फैमिली मेरा क्या कर सकती है? मरीना समझ गई कि एलन इतने सालों बाद भी अपना व्यवसाय क्यों नहीं बढ़ा पाया। आखिरकार वह इतना बुद्धिहीन था कि वर्तमान स्थिति को भी नहीं समझ पा रहा था। युवती, जबान संभाल कर बात करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? एलन आग बबूला हो गया। वह शख्स शायद मौजूद हो, लेकिन वह शख्स निश्चित रूप से तुम नहीं हो। कैम्बल फैमिली का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं अब तुम्हें दो विकल्प देती हूँ। पहला, मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। इतनी ऊंचाई से मुझे नहीं लगता कि तुम जिंदा बच पाओगे। तुम्हारी मौत भयानक होगी। दूसरा, सोफिया को बुलाओ और मुझे उसे ले जाने दो। तुम चुनो, मरीना ने उदारता से कहा। एलन कुछ कहना चाहता था, लेकिन ली ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे खिड़की तक घसीटा। ली ने उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया और उसके पैर हवा में लटक रहे थे। जैसे ही वह छोड़ेगा, एलन तुरंत नीचे गिर जाएगा। वे 20वीं मंजिल पर थे। यहाँ से गिरने पर बचने का कोई मौका नहीं था। नहीं नहीं नहीं, छोड़ना मत। एलन इतना डर गया था कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। क्या तुमने अपना मन बना लिया है? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इतनी सब्र वाली नहीं हूँ। मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तुमने फैसला नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए चुनूंगी। मरीना ने आराम से अपने नाखूनों को देखते हुए कहा। इस बीच ली ने एलन के शरीर को और बाहर धकेल दिया। मैं चुनूंगा, मैं चुनूंगा। मैं सोफिया को तुरंत फोन करूंगा। एलन इतना डरा हुआ था कि उसका दिल गले तक आ गया था। पक्का? मरीना ने ऊपर देखा। मैंने फैसला कर लिया है। यही मेरा फैसला है। जल्दी जल्दी से मुझे अंदर खींच लो। एलन ने नीचे चींटियों जैसे दिख रहे राहगीरों को देखा। वह कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। मरीना ने ली को एक इशारा किया।
उसने तुरंत अपना हाथ ऊपर किया और एलन को वापस कुर्सी पर फेंक दिया। एलन ने होश में आने से पहले कुछ सेकंड के लिए अपने दोनों पैर जमीन पर रखे। जब उसने फिर से मरीना को देखा तो उसकी आंखों में डर का एक ज्यादा मजबूत संकेत था। ये औरत कहाँ से आई है? वो अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए ऐसा काम कैसे कर सकती है? क्या तुम फोन नहीं करने वाले? जब मरीना ने एलन को घूरते हुए देखा तो उसने थोड़ा माथा सिकोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं उसे अभी फोन करता हूँ। एलन ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। फोन करने के बाद दूसरी तरफ से फोन उठने में काफी समय लगा। पिताजी, चिंता मत करो, मैंने कंपनी के बारे में सुना है। मैं अभी गॉर्डन को ढूंढने जा रही हूँ। सोफिया की आवाज में जल्दबाजी भरी थी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले दफ्तर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए निपटने के लिए कुछ बहुत जरूरी है। एलन ने मरीना की ओर देखा जो उसे लगातार घूर रही थी। उसने सच बताने की हिम्मत नहीं की। क्या हुआ, क्या हुआ? सोफिया ने पूछा। और सवाल मत पूछो, बस अभी आ जाओ। एलन के माथे पर पसीने की एक पतली परत थी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सोफिया ने थोड़ी देर झिझकने के बाद हाँ कह दी। मैंने फोन कर दिया है। क्या तुम अब मुझे जाने दे सकती हो? एलन ने डर से गले में घूंट लिया। इतनी जल्दी क्या है? चलो तुम्हारी प्यारी बेटी का आने का इंतजार करते हैं, मरीना ने उदासीनता से जवाब दिया। आधे घंटे बाद सोफिया ने दरवाजा धकेला और दफ्तर में प्रवेश किया। पिताजी, कंपनी में कोई क्यों नहीं है? जब उसने एलन के बगल में बैठी मरीना को देखा तो सोफिया के शब्द उसके गले में अटक गए। तुम यहाँ क्यों हो? सोफिया के लहजे में हैरानी भरी थी। तुम ये सवाल अपने प्रिय पिता से क्यों नहीं पूछती? मरीना ने एलन की ओर देखा। सोफिया ने भी उधर देखा। सोफिया, मैं यह नहीं करना चाहता था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं तुम्हें नहीं बुलाता तो वे मुझे खिड़की से बाहर फेंक देते। एलन ने तुरंत सफाई दी। मरीना, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि किसी को मारना गैरकानूनी है? सोफिया ने मरीना को गुस्से से घूर कर देखा। ओह, तो तुम कानून के बारे में जानती हो? मुझे लगा कि तुम्हें कभी पता ही नहीं चला। मरीना ने सोफिया को एक अर्थपूर्ण नजर दी। सोफिया का दिल धड़क गया। क्या मरीना को पता चल गया कि उसने ही उस ड्राइवर को पैसे दिए थे ताकि वह उसे टक्कर मारे? नहीं, यह असंभव है। उसने उस समय सभी सबूत नष्ट कर दिए थे। भले ही मरीना को पता हो, उसके पास निश्चित रूप से उसे मुकदमा करने के लिए कोई सबूत नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं तुम्हें अभी इस जगह से जाने के लिए कह रही हूँ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। सोफिया ने शांत रहने की कोशिश की। ये रहा आपका पाठ आधुनिक हिंदी में अनुवादित, जिसमें नाम अंग्रेजी में रखे गए हैं। पुलिस को बुलाऊं? जरूर, मेरे पास तो एक पुलिस अफसर का संपर्क नंबर भी है। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे तुम्हारे लिए यहाँ बुला लूं? मैं उसे तब हुए मेरे कार एक्सीडेंट के पीछे की सच्चाई की जांच करने के लिए भी कह सकती हूँ। ओह हाँ, मुझे उसे तुम्हारे पिताजी की सालों की अवैध कमाई की जांच करने के लिए कहना चाहिए। मुझे लगता है कि यह सब उन्हें बाकी की जिंदगी जेल में बिताने के लिए काफी होगा। मरीना ने चेहरे पर मुस्कान लिए उदारता से अपना फोन निकाला। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा सारा कारोबार हमेशा से कानूनी और सही रहा है। मैंने कभी कोई अवैध कमाई नहीं की है। जब एलन ने मरीना की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर दोष का एक क्षणिक भाव आया। क्या ऐसा है? जब तुम्हें इतना यकीन है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को जांच करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मरीना ने कहा और फोन डायल करके कॉल करने लगी। 1 मिनट रुको। एलन अब और बहाना नहीं कर सका और जल्दी से उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और मरीना की ओर देखा जैसे उसने मन बना लिया हो। मैंने वह सब कर दिया जो तुमने कहा था। मैंने उसे यहाँ बुला लिया है। तुम अब उसे ले जा सकती हो और जो चाहो उसके साथ कर सकती हो, लेकिन क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? जब सोफिया ने एलन की बातें सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हारे इस अच्छे पिता ने तुम्हें छोड़कर खुद को चुना है। जीवित रहने के लिए वह तुम्हें मुझे सौंप रहा है। उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकती हूँ, मरीना ने धीरे से कहा। पिताजी, क्या ये जो कह रही है वह सच है? सोफिया ने अविश्वास में एलन को देखा। सोफिया, मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है। तुम्हारी कोई भी मांग हो, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया। अब समय है कि तुम मेरा कर्ज चुकाओ, एलन ने कहा। आप सोफिया को उम्मीद नहीं थी कि एलन उसे बलिदान कर देगा। पिताजी, क्या आप पागल हो गए हैं? ये औरत अपना शरीर बेचकर यहाँ पहुंची है। मैं जल्द ही गॉर्डन से शादी करके कैम्बल फैमिली की सदस्य बनने वाली हूँ। उस समय मैं सोलिंगवुड में जो चाहूं कर सकती हूँ। आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि इसकी बातों में आ गए? सोफिया बहुत परेशान थी। एलन बोलने ही वाला था कि मरीना ने उसे बीच में ही टोक दिया। वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख तुम हो। चुप रहो। जब मैं गॉर्डन की पत्नी बन जाऊंगी तो सबसे पहले तुम्हारे साथ निपटूंगी। तुम सावधान रहना। सोफिया मुड़ी और आग बबूला आंखों से मरीना को घूरने लगी। ही गॉर्डन की पत्नी? अगर वह अभी यहीं खड़ा होता तो मैं उसे देखती भी नहीं। क्या तुमने पहले उससे मदद नहीं मांगी थी? तो क्या हुआ? क्या तुम्हारा परिवार अभी भी दिवालिया नहीं है? गॉर्डन तो बस छोटे से सोलिंगवुड में मशहूर है। सोलिंगवुड के बाहर वह कुछ भी नहीं है।
वह अभी खुद को भी बचा नहीं सकता और तुम अब भी उम्मीद कर रही हो कि वह तुम्हें बचाएगा। क्या मजाक है। मरीना ने सोफिया को ऐसे देखा जैसे वो किसी दया योग्य कीड़े को देख रही हो। तुम क्यों? मरीना की बातों से सोफिया अवाक रह गई। गॉर्डन ने वास्तव में उससे वादा किया था कि वो रॉड्रिगेज फैमिली की मदद करेगा। हालांकि कुछ ही घंटों में रॉड्रिगेज फैमिली पूरी तरह से ढह गई थी। सोफिया को यकीन था कि गॉर्डन उससे झूठ नहीं बोलेगा। एकमात्र संभावना ये थी कि गॉर्डन भी उसके परिवार को बचा नहीं सका। तुम कौन हो? पहली बार सोफिया ने मरीना की आंखों में देखा। मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि तुम्हें रॉड्रिगेज फैमिली ने पहले ही त्याग दिया है। तुम अब कुलीन और ताकतवर सोफिया रॉड्रिगेज नहीं हो। तुम हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को तुच्छ समझती रही हो, लेकिन अब खुद को देखो। पहले तुम्हारा पक्ष लिया जाता था तो क्या हुआ? जब खतरा आता है तो तुम्हें भी त्याग दिया जाएगा। तो एक तरह से तुम जेसिका से अलग नहीं हो, तुम भी एक त्यागी हुई बच्ची हो, मरीना ने कहा। सोफिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसके बाजू में लटके हाथ मुट्ठी में बंध गए और उसने दांत पीसे। उसकी घुंघराली पलकें अनियंत्रित रूप से फड़फड़ा रही थीं और उसकी आंखें शर्मिंदगी से भरी थीं। मरीना चुपचाप सोफिया को पकड़ सकती थी, हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने एलन को उसे बुलाने के लिए कहा। ये सब इसी के लिए था। वह सोफिया को ये बताना चाहती थी कि वो कभी कोई खास अस्तित्व नहीं रही है। मरीना चाहती थी कि सोफिया को पता चले कि जब किसी के हित दांव पर होते हैं तो उसे भी निर्दयता से त्याग दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने इतने समय तक जेसिका के साथ किया था। सोफिया के लिए, जो हमेशा अहंकारी रही थी, यह एक जानलेवा झटका था। मरीना बेली, सोफिया ने दांत पीसकर कहा। वह चाहती थी कि वह इस औरत पर झपटे और उसे काटकर मार डाले। गॉर्डन को फोन करो और उसे अभी यहाँ आने के लिए कहो। सोफिया के खूंखार चेहरे को देखकर भी मरीना को थोड़ी असंतोष महसूस हुआ। तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें और क्या चाहिए? ये सुनकर सोफिया का चेहरा बदल गया। बस वही करो जो मैं कह रही हूँ। मेरे धैर्य की एक सीमा है, मरीना ने कहा। ली पास आया और सोफिया की बांह पकड़ ली। दर्द से सोफिया का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह चीखना चाहती थी। मैं उसे फोन करूंगी। जल्दी करो और उसे मुझे छोड़ दो। सोफिया को लगा कि उसका कंधा उस आदमी से कुचल जाएगा। मरीना ने ली को एक इशारा किया और उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। सोफिया तेजी से एक तरफ हट गई। उसके कंधे अभी भी अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। मैं तुम्हें 10 मिनट देती हूँ। अगर 10 मिनट के बाद गॉर्डन नहीं आता है तो मैं जेसिका के साथ तुमने जो कुछ भी किया है उसका 10 गुना तुम्हें चुकाऊंगी, मरीना ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। वो मजाक नहीं कर रही थी। सोफिया ने तुरंत कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और गॉर्डन का नंबर डायल किया। वह रोई और उसे जल्दी से आने के लिए कहा। रॉड्रिगेज फैमिली को जो हुआ था उससे गॉर्डन अभी भी हैरान था। जब उसने सोफिया को रोते हुए सुना तो उसने तुरंत अपना काम छोड़ा और भागा। 10 मिनट, ठीक समय पर। हालांकि गॉर्डन को उम्मीद नहीं थी कि मरीना यहाँ होगी। एक पल के लिए वह हक्का बक्का रह गया। गॉर्डन। जब सोफिया ने गॉर्डन को देखा तो वह तुरंत उससे लिपटी। सोफिया, क्या हुआ? सोफिया की आवाज सुनकर गॉर्डन होश में आया। मैं, गॉर्डन, यही वह है जो इन सब के पीछे है। इसने मेरे परिवार को दिवालिया कर दिया। अब यह मेरे पिताजी और मुझे भी मारना चाहती है। गॉर्डन, यह पागल हो गई है। मैं सच में डरी हुई हूँ। सोफिया रोई। ऐसा कहते हुए वह गॉर्डन की बाहों में झुक गई। हालांकि जब गॉर्डन ने उसकी बातें सुनी तो उसका चेहरा जम गया। फिर उसने मरीना की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ही वह हो जिसने रॉड्रिगेज फैमिली और ग्रेसन फैमिली के शेयरों में हेरफेर की? अगर मैं हूं तो क्या? मरीना ने लापरवाही से उसे देखा। क्या तुम एचडी हो या स्टॉक गॉड किंग? जब गॉर्डन ने ये सवाल पूछा तो उसकी आंखें चमक उठी। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं? मरीना ने जवाब देने से पहले फटकार लगाई। यह मामला मेरे लिए बहुत अहम है। तुम कौन हो? गॉर्डन ने जोर दिया। मेरा कोई कमेंट नहीं है। हालांकि मरीना ने उसे जवाब नहीं दिया। गॉर्डन कुछ कहना चाहता था लेकिन सोफिया ने उसकी आस्तीन खींच ली। गॉर्डन, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, सोफिया ने दर्द भरे भाव से कहा। गॉर्डन ने तुरंत उसके कंधे की तरफ देखा। वह लाल और सूजा हुआ था। वह साफ उंगलियों के निशान भी देख सकता था। यह जाहिर था कि उसे बहुत जोर से नोचा गया था। क्या तुमने सोफिया को चोट पहुंचाई? सोफिया की चोट देखकर गॉर्डन ने मरीना की ओर देखा। हाँ, मरीना ने जरा भी झिझक के बिना मान लिया। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? गॉर्डन सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि मरीना सोफिया के पीछे क्यों पड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मरीना के मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं थीं। जब भी वे मिलते थे वह दिल की गहराइयों से आई नफरत का भाव दिखाती थी। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह भाव खाने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से वह समझ नहीं पा रहा था कि मरीना सोफिया को क्यों निशाना बना रही थी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की। मैं चाहती हूँ कि तुम एक चुनाव करो। मरीना ने अपनी पतली उंगलियां आराम से आर्मरेस्ट पर थपथपाईं। कैसा चुनाव? गॉर्डन मरीना के कहने का मतलब ठीक से नहीं समझा। मैं चाहती हूँ कि तुम कैम्बल परिवार और सोफिया के बीच चुनो। तुम किसे चुनते हो? मरीना ने नरमी से कहा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ी ज्यादा आत्मविश्वासी हो? मुझे रॉड्रिगेज परिवार और ग्रेसन परिवार को दिवालिया करने में केवल 2 घंटे लगे।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार के साथ भी ऐसा करने में मुझे कितने घंटे लगेंगे? मरीना ने अर्थपूर्ण भाव से पूछा। गॉर्डन का चेहरा पल भर में गहरा हो गया। अगर यह पहले होता तो वह शायद सोचता कि मरीना बकवास कर रही है। हालांकि शेयर बाजार के दो दिग्गज एक ही समय पर सामने आए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरीना एचडी थी या स्टॉक गॉड किंग। उसके पास कैम्बल परिवार को बुरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता थी। अगर वे दोनों हाथ मिला लेते तो कैम्बल परिवार शायद 2 घंटे भी नहीं टिक पाता। गॉर्डन, हालांकि सोफिया उनकी बातचीत को समझ नहीं पा रही थी, पर वह जानती थी कि मरीना गॉर्डन पर उसे छोड़ने का दबाव डाल रही थी। सोफिया ने गॉर्डन को और भी जोर से गले लगा लिया। गॉर्डन ने नीचे आंखों में आंसू लिए सोफिया की ओर देखा और गहरी सांस ली। फिर उसने मरीना को ऐसे भाव से देखा जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। मिस बेली, मैं नहीं जानता कि आप सोफिया को बार बार निशाना क्यों बना रही हैं। अगर उसने अतीत में आपको किसी भी तरह से नाराज किया है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। गॉर्डन का स्वर गंभीर था, जैसे वह किसी उच्च पद वाले व्यक्ति का सामना कर रहा हो। गॉर्डन, तुम क्या कर रहे हो? जब सोफिया ने गॉर्डन की प्रतिक्रिया देखी तो उसका भाव बुरा हो गया। गॉर्डन मरीना के सामने कैसे झुक सकता था? वह अपना सिर कैसे झुका सकता था? हालांकि गॉर्डन ने सोफिया की अनदेखी की और अपना सिर और भी झुका लिया। आखिरकार ये उसके जीवन में पहला मौका था जब उसने किसी और के सामने झुका था। गॉर्डन, सोफिया गुस्से से भर गई। तस्क, हालांकि जब मरीना ने देखा कि गॉर्डन क्या कर रहा है तो उसने व्यंग्य किया। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करती। तुम्हें बस मुझे अपना चुनाव बताना है। मिस बेली, क्या आपको इतना निर्दयी होना जरूरी है? गॉर्डन ने माथे पर बल डाले। मैं निर्दयी हो रही हूँ। तुम अपनी मंगेतर से क्यों नहीं पूछते कि उसने क्या किया है? मरीना ने अपनी आंखें सिकोड़ी। सोफिया की आंखों में अपराधबोध की एक झलक कौंधी। गॉर्डन, मैंने सच में कुछ नहीं किया। उस दिन मैंने जेसिका को रिचर्ड से कुछ लेने में मेरी मदद करने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि उसके मन में उसके बारे में ऐसे बुरे विचार होंगे। वह मेरी बहन है, हालांकि हमारी माएं अलग हैं। वह रॉड्रिगेज परिवार का हिस्सा है। मैं कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करूंगी। इससे भी बढ़कर मरीना ने रिचर्ड को पहले ही नपुंसक बना दिया है। वह अभी भी हमें दोष क्यों दे रही है? सोफिया ने दुखी भाव से समझाया। ये सुनकर गॉर्डन हैरान हुए बिना नहीं रह सका। इससे पहले सोफिया ने उसे इस बारे में कभी नहीं बताया था। गॉर्डन, मैंने पहले इस मामले को तुम्हें परेशान करने नहीं देने की योजना बनाई थी। मैं इसे खुद हल करना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मरीना इतनी आक्रामक होगी। वो हमें बिल्कुल भी रास्ता नहीं दे रही है, इसीलिए मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ा। जैसे ही सोफिया ने ये कहा, आंसू फिर से गिरने लगे। गॉर्डन की आंखों में तुरंत दया का भाव उमड़ आया। मरीना, जो किनारे पर बैठी थी, इस ढूंढ वाले दृश्य को देखकर ऊब से जम्हाई लिए बिना नहीं रह सकी। अगर तुम्हें ड्रामा करना है तो किसी और समय करना। मेरा समय बहुत कीमती है। मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। गॉर्डन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। क्या तुम कैम्बल परिवार को चुनते हो या सोफिया को? मरीना के स्वर में बेसब्री का एक संकेत था। वो कल रात साइमन के पास नहीं सोई थी, इसलिए वो अच्छी तरह से नहीं सोई थी। इसके अलावा उसने आज कई चीजों को संभाला था। अब उसके सिर में फिर से तेज दर्द हो रहा था। मैं कैम्बल परिवार और सोफिया दोनों को चुन रहा हूँ। गॉर्डन ने एक गहरी सांस ली और सोफिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। ही, तुम काफी महत्वाकांक्षी हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम दोनों में से किसी की भी रक्षा नहीं कर पाओगे? मरीना का स्वर उपहास भरा था। चाहे कुछ भी हो, मैं कोशिश करूंगा। गॉर्डन जरा भी नहीं झुका। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी और देखूंगी। गॉर्डन के भाव को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान चौड़ी हो गई। फिर वह धीरे से खड़ी हुई और गॉर्डन की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आज अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। इतना कहकर मरीना ऑस्कर और ली के साथ चली गई। जैसे ही सोफिया ने दरवाजे पर मरीना की पीठ को गायब होते देखा, उसका शरीर अचानक ढीला पड़ गया। सोफिया, गॉर्डन ने जल्दी से उसे सहारा दिया। गॉर्डन, सच में दर्द हो रहा है? सोफिया ने इतना कहकर होश खो दिया। गॉर्डन ने जल्दी से उसे उठाया और अस्पताल ले गया। मरीना के दफ्तर से नीचे आने के बाद उसने पीटर को फोन किया। मरीना, क्या बात है? जैसे ही कॉल मिला, पीटर की आवाज तुरंत आई। तुम्हें कैम्बल परिवार को गिराने में कितना समय लगेगा? मरीना ने अपनी भौहें रगड़ी। उसका सिरदर्द बढ़ता जा रहा था। कैम्बल परिवार? ये कौन सा कैम्बल परिवार है? पीटर अभी भी उलझन में था। 3 दिन, ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन देती हूँ। 1 दिन बाद मुझे कैम्बल परिवार के दिवालिया होने की खबर देखने की उम्मीद है। मरीना ने इतना कहकर फोन काट दिया। पीटर हक्का बक्का रह गया। उसने अभी क्या सुना?